हमारे सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज हम साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड और वाइब्रेंट ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का आरंभ किया। 2020 में मिशन शक्ति की शुरुआत हुई, फिर 21, 22 और अब 23 में ये चौथा चरण है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में सरकार बनी, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो एक पुराना अनुभव था उत्तर प्रदेश में, खासतौर से महिला शक्ति को लेकर के, उसमें आमूल चूल बदलाव आया। हमारी बेटियां, हमारी माताएं, बहनें, ये सभी पहले से ज्यादा सुरक्षित, स्वावलंबी और खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। और उससे भी बड़ी चीज कि मातृशक्ति का बंधन हमारे देश की, हमारी संस्कृति की परंपरा रही है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला भाषण तो उन्होंने 2014 में लाल किले की प्राचीर से दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि जब आप लड़कियों पर सख्ती करते हैं तो वो मत कीजिए, आप अपने लड़के से पूछिए कि वो कहाँ जा रहा है, कितने बजे आएगा। तो ये शुरुआत उस दिन हुई। और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि हमारी महिला राष्ट्रपति, उसके बाद आज हम जिस शहर में बैठे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ हमारी इस शहर की चाबी कहते हैं कि मेयर के पास होती है। और सुषमा खरकवाल जी आज हमारी मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम में। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत तहे दिल से अभिनंदन कि आपने अपना समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी हमारे यहाँ पर विशिष्ट अतिथि आए हैं, जो भी हमारे इस समय हॉल में मौजूद महिलाएं हैं, वो सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं। लेकिन एक सम्मान होता है कि हम किस तरीके से किसको आगे रखते हैं। तो हमारे शहर की जो प्रथम महिला हैं आज हमारे बीच में है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीषा जी, और मैम सबसे पहले बात करते हैं कि महिला संबंधी लगाम रखने के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से शहर की जिम्मेदारी आपको मिली, भारतीय जनता पार्टी की भी एक खास बात है कि यहाँ पर महिलाओं को लेकर के हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अगर हम देखें तो बहन जी का एक संबोधन प्रचलन हमेशा रहा है। यही चीज भारतीय जनता पार्टी में भी मिलती है। नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कार्यकर्ता होते हैं एक दूसरे को बहन जी या सुषमा जी इस तरीके के संबोधन से ही पुकारते हैं। मैम, दो चीजें आपसे समझना चाहेंगे कि तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आपकी शुरुआत रही, और उसके बाद जब आज आपकी सरकार है, और उसके भी ऊपर जब आप मेयर हैं, एक संवैधानिक पद पर आप बैठी हैं, तो ये शहर, ये प्रदेश, ये सरकार कैसे देख रही? मैं पहले सबको नमस्कार करती हूँ और सबसे पहले मैं पार्टी का बताती हूँ। हमारी पार्टी, हमारा एक संघ है, वो भगिनी करके बहनों को बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में हम लोग एक परिवार के हैं। और ये मतलब कहीं भी पार्टी ने ये महसूस नहीं कराया कि आप पुरुष हैं, मैं महिला हूँ। एक परिवार का लगता था, और परिवार के जैसे डांटना भी होता था तो परिवार के जैसे डांटते थे। मैं उस समय मंडल की वर्कर थी कैंट विधानसभा में, हमारे मंडल अध्यक्ष थे। चुनाव था दूसरे दिन, अटल, उसमें भाटिया जी का चुनाव था या अटल जी का। रात के 1:30 बजे मेरे घर आए। हम लोग कैंट में थे, आर्मी डिसिप्लिन में थे। रात के 1:30 बजे जब उन्होंने कुंडी खटखटाई और मुझे इस तरीके से डांटा कि मेरे हस्बैंड को शॉक लग गया कि किस तरह डांटा तुम्हें, ये नेता है, तुम भी नेता हो, अलग अलग हो, वो कहाँ के, हम कहाँ के, लेकिन आप सो रही हो, कल चुनाव है, क्या व्यवस्था करी, क्या किया, मतलब इस तरीके से। तो ये इस तरीके से अगर कोई बोलता है तो परिवार का सदस्य होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में अभी भी हमारा एक परंपरा है, हम एक परिवार के जैसे हैं। कहाँ पे क्या बोलना है, क्या करना है, एक परिवार की जो भावना है वो हमारी पार्टी में है। रही बात अभी आरक्षण के बारे में, 1996 में लोकसभा में आरक्षण दिया गया। आपकी नियत साफ नहीं थी, 2 दशक से आपने इसमें कुछ नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने नई सदन में नया
नया बिल प्रस्तुत किया और उसके बाद नई सदन थी उनकी है और हो सकता है पहले करना चाहे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं नई सदन में याद है सुषमा जी, केवल इतनी बात नहीं है, आप भी सुषमा, और जब हमारी दिवंगत सुषमा स्वराज जी थी, उनका लोकसभा में एक कहना था कि ये बिल, माफ कीजिएगा, राज्यसभा में, कि ये बिल राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है, अब ये बिल कभी मरेगा नहीं। हाँ। और उसको प्राण फूंकने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, तो माननीय प्रधानमंत्री के दिमाग में था और उन्होंने तुरंत ये पेश किया और हम लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया महिलाओं को, क्योंकि पूर्वज, इसमें हमारे पूर्वज भी कहते थे हम लोगों को चार दीवारी तक ही बच्चे की देखरेख करना है, उनके एजुकेशन और खाना बनाना, घर के कामों के अलावा हमारी जो गांव में है, इस बहुत जानते हैं हम, क्योंकि हम भी गांव से ही आए हैं। लेकिन आज आपकी बेटी, लखनऊ की बेटी चंद्रमा पे पहुंची, बड़ी खुशी की बात है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका स्वागत भी किया, तो पूरे लखनऊ को गर्व है उन पे। हमने उनको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन जब पता चला कि हमारी बेटी है, हम ये समझे कि हमारा अपना है। कई चीजें हैं, तो हम चार दीवारी से बाहर आए। मैं उस समय, मुझे आज 35 साल हो गए राजनीति में काम करते करते। बहुत कम महिलाएं थी उस समय। एक आपने सुना होगा जो लखनऊ से बहुत पुराने हैं, यहाँ पे निरुपमा गौड़ थी, हम थी, लता दीदी थी, बहुत कम महिलाएं थी जो उस समय राजनीति में थे। तो हम लोगों को बड़ा कठिन होता था, बहुत सफर करना पड़ता था, लेकिन एक विचार से जुड़े थे, विचारधारा से जुड़े थे, तब जुड़ते ही चले गए, तब से लगातार लगे रहे। पार्टी में 33% आरक्षण तो हमारे यहाँ शुरू से ही दिया गया है संगठन में, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे वो मंडल में हो, चाहे राष्ट्र में हो। हमेशा 96 के बाद हमारी पार्टी ने निर्णय ले लिया गया कि पूरे संगठन में 33% आरक्षण हो गया, और अब तो सरकार की मोहर भी लग गई है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। राजमाता विजयराजे सिंधिया से जो सिलसिला शुरू होता है वो अनवरत आज भी जारी है। अपर्णा जी हमारे बीच में हैं, सुषमा जी जिस तरीके से लगातार राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ी हैं, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से हमारी जो शक्ति स्वरूपणा महिला शक्ति है वो किस तरह से आगे बढ़ी है। सुषमा जी, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए, मिशन शक्ति हमारे प्रदेश में 25 करोड़ का ये प्रदेश है, सुरक्षा हर जगह पे थाना, पुलिस, ये नहीं संभव है। एक माहौल होता है जिसकी वजह से लोगों के बीच में एक कानून न तोड़ने का खौफ पैदा होता है। योगी आदित्यनाथ जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से हम देखते आ रहे हैं कि हर चरण में, हर समय महिलाओं को लेकर के सरकार की तरफ से तमाम काम किए गए। केवल सुरक्षा ही की बात नहीं है, उनके स्वावलंबन, उनके रोजगार। तो लखनऊ में खासतौर से मेयर बनने के बाद इस तरीके की चीजें बहुत सारी आपके सामने भी आती होंगी, वो अनुभव भी आप बताएं। मेरे सामने जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं महिलाओं की, जो मैंने तुरंत कार्रवाई की है। थानों से ज्यादा संबंधित होता है कि आज ही एक महिला का केस आया है कि किसी को विश्वास करके 50,000 रुपये दे दिए, मैं रिटायर हूँ, मेरा ऑपरेशन है, मैं कहाँ से करूँ। तुरंत मैंने थाना कृष्णनगर को फोन किया, कहा तुरंत इस पर कार्रवाई करें। तो महिलाओं के केस आते हैं, लेकिन माननीय योगी जी की जब से सरकार आई है तब से हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। रात के 12 बजे भी चलते हैं, और अब तो मैं मेयर बन गई हूँ। मैं तो स्कूटर से रात चलती थी, कोई समस्या नहीं होती थी, खुद ही चल देती थी, चाहे रैलियां हो, कुछ भी हो। अभी भी मुझे बच्चों ने टोका है, मैं एक दिन एक जांच करने अपने आप गाड़ी चला के चली गई। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए आई हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हैं। और मैं तो माननीय योगी जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी महिलाओं को विशेष तौर पे इनकी क्या क्या योजना है, आप ये बताइए बहने। हम तो अब काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन गांव में कभी भी परिवार में कोई बीमार होता है तो सबसे पहले, जब आपके पास 2-4 हजार रुपया है, वो दवाई में चला गया, तो सबसे पहले नजर पड़ती है कि स्त्री धन, इनकी अंगूठी, इनका जेवर बेच करके इलाज कराए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने आयुष्मान भारत कार्ड बना, आयुष्मान कार्ड। साधना न्यूज और वाइब्रेंट न्यूज की ओर से आपका स्वागत। आज बात हो रही है महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, स्वावलंबन की।
ब्रिजमोहन जी ने इसमें स्वाभिमान लिखा हुआ है, जबकि सरकार का जो स्लोगन है उसमें स्वावलंबन है, महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन। तो अपर्णा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि योगी सरकार का जो 3 अभियान जो मिशन शक्ति को लेकर के चले और अब चौथा अभियान 4.0 शुरू हुआ है, क्या लगता है कि कितनी परिस्थितियां चेंज हुई हैं? जिस तबके के लिए यह मिशन शुरू हुआ, क्या उस तक ये अभियान का मतलब प्रभावी रूप से पहुंच पा रहा है या अभी कुछ और संभावनाएं बाकी हैं? सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पर आए सभी लोगों को, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय मेयर महोदय को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे लखनऊ के जितने भी गणमान्य अतिथि हैं यहाँ पर, विधायक महोदय हैं यहाँ पर, ब्रिजमोहन जी हैं, उनको भी मैं नमस्ते करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे संकल्पों की घोषणा करी थी, जिनकी कुछ फहरिस्त मेरे पास है। और इसके अंतर्गत जो आप बता रहे हो मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम है, इट इज आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहला ऐसा प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में कॉइन किया गया कि जब आई थिंक ब्रिजमोहन जी आपकी आवाज उसमें आ गई माइक में, मैं कहा पहला ऐसा कॉइन किया गया ये टर्म मिशन शक्ति, जो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही नोवेल है, बहुत ही नया है। और दूसरी बात है, कभी हम जितनी भी सरकारें आ गई, उत्तर प्रदेश की खास तौर से बात करूंगी तो बहुत सारी सरकारें आई और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई थी। ऐसा तो है नहीं इस प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी या बसपा का ही रूल रहा या कांग्रेस का ही रूल रहा, पर इनकी नॉवेलनेस थी, इनकी सोच थी। मुख्यमंत्री जी की ये सोच परिलक्षित करती है कि मिशन शक्ति के बारे में क्यों शक्ति का नाम दिया, क्योंकि शक्ति जो है सभी चीज की शक्ति है ना, शक्ति समुदाय है। तो उसका जो है पहला ऐसा मैं समझती हूँ कि एक प्रोग्राम रन किया पूरे प्रदेश में। जब पहली सरकार आई होगी आई सरकार, तो उसमें ये किया गया कि भाई शेरनी दल का निर्माण किया गया, उसमें बच्चियों को जो है, मेधावी बच्चियों को जो है आपको स्कॉलरशिप दी गई और बहुत सारी चीजें ऐसी जो नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि एक सबसे बड़ी बात है स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम की हमारे जो है मेयर साहिबा ने बहुत सारी स्कीम्स बताई, तो प्रधानमंत्री जी का इसमें बहुत जरूरी उद्बोधन करना कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने टॉयलेट्स बने एंड स्पेशली पिंक टॉयलेट्स का निर्माण हुआ, ये प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है और अभी भी चल रहा है। और पूरे देश को ओपन डिफिकेशन से मुक्त करना, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी। भारतवर्ष को हमेशा कहा जाता था कि ये सपेरों का देश है, ये ऐसा देश है जो सिर्फ पूजा पाठ में लगा रहता है, ये ऐसा देश है जो सिर्फ जादू टोने से चलता है। परंतु प्रधानमंत्री जी ने इसको ज्ञान की गंगा से, अपनी जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से जो इसको एक तरह से नया दर्पण दिया, तो मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। पर इसमें से जो छोटे छोटे पॉइंट्स, मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा मैप है हमारा, एक बड़ा इक्वेशन है, उसमें से योगी जी ने जो है अपने स्टेट के लिए स्टेट स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाया, फर्स्ट फॉर इट्स काइंड, वो वुमेन के लिए बनाया। इसकी जो रिपोर्ट अगर हम पढ़ेंगे, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ पर और भी पत्रकार मौजूद हैं, मैं कहूंगी कि इसकी जो है थीसिस पढ़े, इसकी जो है, इसकी जो कहते नहीं है कि आपने एक कोई भी प्रोग्राम कराया, उसकी जनरेशनल अप्रोच क्या हुई, उसकी क्या आपको एक स्पेसिफिक फ्रेज होता है कि आप जो है कितना फायदा पहुंचा, सिंपल भाषा में अगर कहें तो मुझे लगता है प्रोजेक्ट एनालिसिस, इसका एनालिटिक्स इतना अच्छा है कि पहली बार जो है जितने केस लटके हुए थे, आई थिंक 5000 से ज्यादा केस ब्रिजमोहन जी लटके हुए थे बड़ी बड़ी कोर्ट्स में, जिनको जो है तुरंत के तुरंत जो है योगी जी के कार्यकाल में जो है न्याय मिला, जस्टिस मिली। दूसरी बात है 87 पहली बार ऐसा हुआ कि महिला अपराधों में 87 जो है ऐसी व्यवस्था हुई जिनको या तो आजीवन कारावास हुआ या फांसी की सजा हुई। ये मैं वुमेन स्पेसिफिक अपराध के बारे में बात कर रही हूँ और ये मेरा डेटा नहीं है, ये अपर्णा यादव नहीं बोल रही है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई है इसलिए मैं योगी जी का गुणगान कर रही हूँ या मैं अपने प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर रही हूँ। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, दिस इज अ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, एनसीआरबी बोल रही है। तीसरी बात, सबसे बड़ा
जब ये घोषणा हुई, जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी और मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा, तो मिशन शक्ति के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली मिशन शक्ति हो रहा था, मैंने खुद जा करके देखा जहां पर जो स्कूल है, क्योंकि ये चीज मैंने फेस करी है। मैं एक स्टूडेंट थी, मेरे समय ऐसी चीजें हुई हैं कि लोगों ने जो है पीछा करना चालू कर दिया। पर निर्भया के केस के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों ने, कितने लोगों ने निर्भया के केस के बारे में सुना? आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट निर्भया केस। पहले जो मेयर साहिबा ने कहा कि साड़ी खींच लेते थे लोग, चुन्नी खींच लेते थे लोग जो है ऐसा जो है लड़की को बिठा करके किडनैप कर लेते थे, तो ये सब चीजें होती थी। बट आफ्टर 2014 जो क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ आया, मैं इसलिए ये जोड़ते जा रही हूँ पॉइंट्स, क्योंकि ये दूरगामी सोच का परिचायक है हमारे प्रधानमंत्री जी का भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, जो मिशन शक्ति का एक पार्ट है कि क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ को, और इस पे मैंने खुद स्वयं भी काम किया है एज अ सोशल वर्कर। जब हमारे यहाँ चुन्नी खींचने का लॉ नहीं था तो पुलिस वाला हमसे ये कहता था, महिलाओं से ये कहता था कि भाई इस पे किस चीज का हम फाइल करें केस। तो अब जो है इट इज अ प्रॉपर लॉ, इट इज कॉल्ड सिंपली, अगर आप उसको टाइप करेंगे गूगल पे, एंटी रेप लॉ के नाम से ये फेमस है। वॉयरिज्म यानी ताक झाक करना, साइबर स्टॉकिंग यानी साइबरली आपको कोई पीछा करे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, दुनिया भर के जो सोशल नेटवर्क एप्स हैं, व्हाट्सएप पे आपको जबरदस्ती मैसेज भेजे, बार बार मैसेज भेजे और आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं, तब भी वो नंबर चेंज कर करके आपको जो है वो परेशान करे, तो उसके लिए भी अब एक लॉ है। और इसको इम्प्लीमेंट कराने का किसने काम किया हमारे प्रदेश में? आदरणीय योगी जी ने। तो ये मुझे लगता है कि ये एक चेंज आया है, एक रेवोल्यूशन आया है। 112 नंबर है, 100 का सशक्तिकरण है, 10-90 पुरानी सरकार की देन है। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी चीजें प्लस होती जा रही हैं। शेरनी दल का निर्माण है। पहले पुलिस कॉर्प्स को जब हम कहते थे लड़कियां भी पुलिस में शामिल हो सकती हैं, तो वो एक शोपीस की तरह रहती है। जब से मुख्यमंत्री जी ने बोला नहीं शेरनी दल होगा, नहीं पिंक जो है बूथ बनेगा, वहां पर बच्चियां जा रही हैं तो आप उनकी केयरटेक करेंगी, तो हाउ सेफ गर्ल्स आर फीलिंग। मुझे लगता है कि ये जो बात आप कह रही है, या जो सरकार की योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर के, ये पढ़े लिखे तबके तक तो है। आप जागरूक महिला, पढ़ी लिखी महिला, आपको अवेयरनेस है इन सारे अभियानों की। मैं गांव देहात की महिलाओं की क्या मिशन शक्ति अभियान उन तक भी पहुंचा है? गांव देहात की महिलाओं मैं उसी पे आ रही हूँ, क्योंकि जो केसेस हुए हैं जिसमें 87, जिसमें आजीवन या तो जेल हुई है, या आप अपना रिकॉर्ड करेंगे कुछ 14-15 लोगों को फांसी भी हुई है, तो ये योगी सरकार में ही हुआ है। और ये सारे केसेस जो है रिमोट एरियाज के थे। उत्तर प्रदेश में जो गांव है, खास तौर से देवी पाटन मंडल में, क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है देवी पाटन मंडल, लखनऊ की तरह या गोरखपुर की तरह नहीं है कि वहां पर जो है एकदम हर जगह लाइट है या हर जगह जो है रोडें हैं। बहुत अभी भी उस तरह से है कि हमें डेवलप करने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, पर ये केसेस वहां के हैं, उन रिमोट एरियाज के हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, स्वयं सेवी ऑर्गेनाइजेशन है जो, और अभी जो है सरकार का जो मैनिफेस्टो है, अगर आप पढ़ेंगे 5,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है अवंतीबाई स्वयं सेवक सहायक योजना के लिए, जिसके तहत हम करीबन 5 लाख जो है वो लेंगे, स्वयं सेवी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे, जो कि मिशन शक्ति के बारे में, महिलाओं की योजनाओं के बारे में एवं विभिन्न महिलाओं से जुड़े हुए जो अपराध हो रहे हैं उनके बारे में जागरूक करने के विषय में हम एज अ सरकार काम करेंगे। तो आप बताइए कौन ऐसी सरकार है जो स्वयं सेवियों को भी ले रही है अपने अंदर? तो मुझे लगता है ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी मैं फिर से कोट करूंगी हमारी आदरणीय मेयर महोदय को कि उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, समाज की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और ये बिना समाज के नहीं हो सकता। आप कितने इंस्टीट्यूशन खड़े कर देंगे? आप मुख्यमंत्री जी को खड़ा कर दीजिए, कैसे आप रोक लेंगे क्राइम? जिसको क्राइम करना होगा वो करके रहेगा, मगर क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो इमेज है वो, क्योंकि उनका हो गया कि भाई नहीं, अगर योगी जी हैं डर के उससे जो है एकदम जो है आपको जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए अब चीजें चेंज हो रही है। नाउ पीपल आर फेयरिंग कि नहीं, अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे भैया, जेल इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट हाउस। तो ये एक विषय है।
तो हम अपने आप को जब फीमेल के तौर पर देखते ही नहीं, अपने आप को सोल के तौर पर देखते हैं, तो फिर वहां पर प्रश्न ही नहीं उठता कि हम शक्ति रूपी नहीं हैं। हम तो ऑलरेडी पावरफुल हैं ही, केवल हमें याद करने की जरूरत है कि हम पावरफुल हैं। जैसे कि हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, वैसे ही आज के समय, क्योंकि हम लोग अपने आप को बॉडी से रिलेट करके देखते हैं, अपने आप को फीमेल समझते हैं, इस कारण अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर मानते हैं। तो जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी, वैसे ही कहीं ना कहीं मिशन शक्ति के माध्यम से नारी को भी उसकी शक्ति का एहसास दिलाया जा रहा है। मीता मैम, आपसे मेरा एक और सवाल है। मैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर जो आप कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य में आप लगे हैं, आपने एक बहुत ही अच्छा एक नया काम शुरू किया है जिसमें आप प्रकृति को लेके चल रहे हैं। प्रकृति भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारा आज का टॉपिक महिला से रिलेटेड है, मिशन शक्ति को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक आपके काम से जुड़ा है, इसलिए इस पर मैं सवाल करना चाहूंगी। आप थोड़ा सा प्लीज बताइए, आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने जब PhD किया, अपना डन किया, तो इसके बाद फिर मेरे सामने ये विकल्प आया कि मैं क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है अपना काम करो समाज, क्योंकि उसमें समाज के लिए ज़्यादा करने के लिए। तो फिर मैं, क्योंकि मेरा विषय जो था एनवायरमेंट साइंस में ही मैंने PhD किया, तो इसलिए हमने उस समय एक एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन करके सामने आ रहा था, बहुत उस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन फील्ड पे कुछ काम नहीं हो रहा था, फील्ड पे फिजिकली कुछ काम नहीं हो रहा था। वो केवल AC रूम्स में एक परिचर्चा के तौर पर ही बात है 1993 की। तो ये हुआ कि हम कोई ऐसा काम करें हमारे यहाँ की जो ग्रास रूट लेवल तक लोग, अब तो एनवायरनमेंट के बारे में लोग जागृत हों। उस समय था कि बस एक ये परिचर्चा हुई, पूरे वर्ष में एक प्रगोष्ठी हो गई, लेकिन आम जन उससे अपने को कोरिलेट नहीं करता था कि हमको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनना है, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। तो उसको समझ के और फिर हमने एक पर्यावरण चेतना नाम की एक जर्नल शुरू किया, और उसको हमने हिंदी में शुरू किया, जिससे कि वो, क्योंकि हमारा देश जैसा कि सभी जानते हैं बहुत बड़ा देश है, और उसमें बहुत जो है इंग्लिश को जानने वाले बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं। तो हमारा ये प्रयास था कि ग्रास रूट लेवल तक लोग उसको जाने, उसकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली उसका क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसलिए हमने उसको हिंदी में किया उसको, और जन जन तक उसको पहुंचाने की कोशिश की। वर्तमान उसका जो प्रसारण था हमने उसको, और हमने उसका कैरिकुलम ऐसा रखा कि उसमें सबके लिए कुछ रहे। नॉर्मली जो हमारी मैगजीन होती हैं, चाहे कोई भी मैगजीन हो हमारी, उसमें होता है कि वो विशेष उसके लिए होता है, कोई बच्चों के लिए है, तो कोई बड़ों के लिए है, तो कोई मिडिल लेवल के है, कोई फार्मर्स के लिए। लेकिन हमने कहा कि एक ऐसी मैगजीन हो जिसमें हमारी मैगजीन में कुछ बच्चों के लिए भी हो, कुछ महिलाओं के लिए भी हो, कुछ और लोग उसके साथ अपने को कोरिलेट कर सकें, और केवल वो बोरिंग बन करके न रह जाए। तो तब जा करके एनवायरनमेंट की एक अवधारणा है, एनवायरनमेंट एजुकेशन। हमने सबसे पहले अपनी मैगजीन के माध्यम से कि एनवायरनमेंट एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए स्कूल्स में, और उसके लिए लगातार हम लोगों ने लंबे समय तक अपनी मैगजीन में आर्टिकल्स निकाले, और लंबे समय तक उसमें हम लोगों ने काम किया। उसके बाद फिर उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो करिकुलम है उसमें एनवायरनमेंट एजुकेशन कंपलसरी है। उसके साथ ही हमने एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, एजुकेशन पे भी, तो एनवायरनमेंट और एजुकेशन दोनों पर मैं पैरेलली काम कर रही हूँ। इस समय भी हमारा जो न्यू मिलेनियम स्कूल के नाम से बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है कि अब हर घर में हो रहा है। ये हम लोग का जो IT सेक्टर है, और जो मतलब टीवी जो हमारे देश में क्रांति आ रही है, दूरसंचार क्रांति आई है, ये उसी का परिणाम है कि अब वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहा है। बस उसके सामने आर्थिक मोर्चे पर वो कमजोर पड़ जाता है, तो हमारी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, लेकिन आगे और भी हम लोग की ये है कि इसमें यदि हम उनको सपोर्ट मिले तो और अच्छा हो सकता है। सपना जी, मैडम अरोड़ा के साथ आप एक लास्ट सवाल लेकर के फिर आप फाइंड अप करें। आपसे एक और सवाल मेरा है, आप एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ हैं, तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है सुरक्षा पे उठता है, कैसे देखते हैं आप महिला सुरक्षा के बारे में, क्या देखते हैं? चूंकि मैं एक पुलिस अधिकारी की पत्नी हूँ, तो मुझे उसके अलावा मैं एक महिला भी हूँ,
तो मुझे लगता है कि महिला का सुरक्षित रहना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि जब महिला सुरक्षित होती है, निर्भय होती है, निडर होती है, तभी वो अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाती है और अपने घर पे भी अच्छा प्रदर्शन कर पाती है। यदि वो डरी सहमी रहती है तो उसकी प्रतिभा कहीं ना कहीं दब जाती है। तो इसके लिए पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस भी, और साथ ही सरकार भी बहुत अच्छे कदम उठा रही है महिला सुरक्षा को लेकर के। और वर्तमान समय में हम लोग देखते भी हैं कि महिला जितनी आज सुरक्षित है उतनी शायद कुछ सालों पहले तक नहीं सुरक्षित थी। आज सभी कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और इससे महिला की कार्य क्षमता में बहुत अधिक फर्क आया है और सभी क्षेत्रों में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन है। महिला सशक्तिकरण को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? महिला सशक्तिकरण को लेकर मैं ये कहूंगी कि हमें पुरुषों से लड़ाई नहीं लड़नी है, सहयोग करना। हम लोग साइकिल के दो पहिए की तरह हैं, मिल करके रहना है और साथ साथ ही चलना है। हमें अधिकार दिए गए हैं, हमें उन अधिकारों का उपयोग करना है, उसके लिए जागरूक रहना है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना है। हमें अपने स्वधर्म का पालन करना बहुत अधिक जरूरी है। हमें अपने सब रोल को, चाहे वो करियर में बॉस का रोल हो या एम्प्लॉय का रोल हो, माँ का रोल हो, बहन का रोल हो, पत्नी का रोल हो, सभी रोल को, सभी अपने धर्मों का निर्वहन बहुत अच्छे से करना है। और गीता भी यही कहती है कि जब हम अपने स्वधर्म का निर्वहन करते हैं तभी हम पीस को पा सकते हैं, तभी हम शांति को पा सकते हैं। लेकिन हम लोग आजकल एक दूसरे से लड़ाई के दौड़ में, आगे बढ़ने की होड़ में अपनी शांति को खो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पुरुषों के साथ चलने का प्रयास करना है। समाज के जो चार पहिए हैं जिनकी बात अभी मैंने की कि आगे पीछे ले जाने की बात है, दो पहिए, तो जो राष्ट्र है उसके जो पहिए हैं उसका आप महत्वपूर्ण स्तंभ आप हैं, आप चौथा स्तंभ हैं। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है। हमारी पहुंच हो सकता है कम हो, आपकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। तो जो जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं उस जिम्मेदारी में अगर आप सहयोग करें मीडिया पक्ष, तो उस हर नारी तक ये बात पहुंचेगी कि उसकी सुरक्षा के लिए कोई विभाग है, क्या क्या चीज़ें हैं। हम बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं, हमारी रीच धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी हम लगभग 6 से 8 लाख लोगों तक अपनी पहुंच बना पाए हैं। तो कुछ चीज़ों में डायरेक्ट बन गई है, जो शिक्षित समाज में पहुंच बनने में आसान है। हमने मोबाइल पे मैसेज भेज दिए, प्रिंट आउट्स निकाल दिए, रनिंग मैसेज चला दिए, तो ये पहुंच हो गई। जो अभी अशिक्षित हमारा वर्ग है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहाँ वो ना तो रेडियो सुनती हैं न टीवी देखती हैं, तो उन तक पहुंच बनाने के लिए हमें आप जैसे लोगों की मदद चाहिए। जो आपका रिपोर्टर, ग्रामीण रिपोर्टर है, वो इन चीज़ों को फैला सकता है कि भाई आपके लिए योजना भी है जिसमें आप हर तरह की मदद ले सकती हैं। आज गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं हैं जिनको हमारे पंचायतों में जाके महिला कांस्टेबल विभिन्न सारी महिलाओं को मिलाकर, जिसमें चिकित्सा की भी हैं, स्वास्थ्य की हैं, शिक्षा की हैं, वो सबको लेकर जा रही है और अवेयर कर रही है कि आपके क्या अधिकार हैं, ग्रुप बना रही है। तो आप लोग भी उसमें थोड़ा सहयोग करें। और ये पंचायतों वाली व्यवस्था है जो कि माननीय डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार जून से शुरू हुई है और ये लगातार चल रही है। थोड़ा समय लगेगा, हमारा देश बहुत बड़ा है, प्रदेश भी बहुत बड़ा है, दुनिया के कई देशों से बड़ा है ये।